नमस्कार, मैं अर्पित सुमन, असिस्टेंट प्रोफेसर महिला कॉलेज चाईबासा। आज मैं बीएड सेमेस्टर 2 के छात्रों के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो पेपर 7A पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस यूनिट 1 से है। एम्स ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस, पदार्थ विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य। तो आइए आज के टॉपिक को देखते हैं। आज का टॉपिक है एम्स ऑफ फिजिकल साइंस टीचिंग, पदार्थ विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य। आज के टॉपिक में जाने से पहले मैं आप सबों को संक्षेप में कुछ बताना चाहूँगी। फिजिकल साइंस, पदार्थ विज्ञान, जिन छात्रों ने फिजिक्स और केमिस्ट्री में ऑनर्स किया है वो बीएड कोर्स के दौरान फिजिकल साइंस मेथड को चुन सकते हैं। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल साइंस टीचिंग के बारे बताया था, और आज का जो हमारा वीडियो है वह है एम्स ऑफ फिजिकल साइंस टीचिंग। तो एम्स और ऑब्जेक्टिव क्या ये अलग है या समान है? तो आज के वीडियो में हम इसे विस्तार से देखेंगे कि एम्स क्या होता है और किस तरह से यह ऑब्जेक्टिव से अलग है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि एम्स क्या होता है। एम्स, जिसे जनरल ऑब्जेक्टिव्स भी कहा जाता है, हिंदी में लक्ष्य या सामान्य उद्देश्य। विद्यालय पाठ्यक्रम में प्रत्येक विषय का अपना अलग स्थान तथा महत्व होता है। जब तक हमारे सामने किसी विषय को पढ़ने या पढ़ाने के लिए कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होंगे, तब तक हम उस विषय को भली भांति नहीं पढ़ सकेंगे। शिक्षा एक उद्देश्य आधारित प्रक्रिया है, इसलिए शिक्षण क्रियाएं कभी भी बिना लक्ष्य के संपादित नहीं की जा सकती। लक्ष्य विषय से संबंधित होता है। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि प्रत्येक विषय का अपना अपना महत्व होता है और उसका अपना अलग स्थान होता है। हम किसी भी विषय को पढ़ने या पढ़ाने के लिए जब तक एक निश्चित लक्ष्य एम का निर्धारण नहीं करेंगे, तब तक उस विषय को भली भांति ना तो पढ़ सकेंगे और ना ही पढ़ा सकेंगे। आप ये जानते हो कि शिक्षा भी एक उद्देश्य आधारित प्रक्रिया है, इसलिए जो टीचिंग एक्टिविटीज़ होती है, शिक्षण क्रियाएं होती है, वह बिना लक्ष्य के संपादित नहीं हो सकती है। और जो लक्ष्य होता है वह विषय से संबंधित होता है। इसके पहले के वीडियो में हमने यह देखा था ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल साइंस टीचिंग, जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रकरण से यानी कि टॉपिक से संबंधित होता है। तो यहाँ यह स्पष्ट है कि लक्ष्य विषय से संबंधित होता है। इस स्लाइड में मैंने एम और ऑब्जेक्टिव के बीच के अंतर को दर्शाने की कोशिश की है, क्योंकि हमेशा स्टूडेंट्स को यह कन्फ्यूज़न होता है कि एम क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एम और जनरल ऑब्जेक्टिव, हिंदी में लक्ष्य या सामान्य उद्देश्य, यह विषय से संबंधित होती है। दूसरा है ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, विशिष्ट उद्देश्य या प्राप्य उद्देश्य। कहीं कहीं पर इसे सिर्फ उद्देश्य भी लिखा हुआ रहता है। यह प्रकरण से संबंधित होती है, यानी कि टॉपिक से संबंधित होती है। जैसे आप लोग फिजिकल साइंस के स्टूडेंट हो तो एम और जनरल ऑब्जेक्टिव आपका फिजिकल साइंस से संबंधित होगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। और विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आपके टॉपिक आएंगे, जैसे ग्रेविटेशन, केमिकल रिएक्शन इत्यादि। लक्ष्य तथा प्राप्य उद्देश्य में अंतर, डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। पहला पॉइंट है लक्ष्य का क्षेत्र व्यापक है जबकि प्राप्य उद्देश्य का क्षेत्र सीमित है। पिछले स्लाइड में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि लक्ष्य विषय से संबंधित होती है और प्राप्य उद्देश्य टॉपिक यानी प्रकरण से संबंधित होती है। इसलिए इस तरह से हम समझ सकते हैं कि लक्ष्य का जो क्षेत्र है वह व्यापक है, कम्प्रिहेंसिव है, और जो प्राप्य उद्देश्य है उसका क्षेत्र सीमित है। फिर यह लक्ष्य दीर्घकालीन होती है जबकि प्राप्य उद्देश्य अल्पकालीन होती है। लक्ष्य एम्स ये लंबे समय में प्राप्त किया जा सकता है, और जो ऑब्जेक्टिव है प्राप्य उद्देश्य उसे कम समय में प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि यह टॉपिक से रिलेटेड होती है। और जब कोई शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को करता है, टॉपिक को कंप्लीट कर लेता है पढ़ा करके, तो उसे ऑब्जेक्टिव प्राप्त हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि यह अल्पकालीन होती है। फिर यह लक्ष्य स्पष्ट तथा अनिश्चित होते हैं जबकि प्राप्य उद्देश्य निश्चित तथा स्पष्ट होते हैं।
लक्ष्य स्पष्ट होते हैं यानी क्लियर होते हैं। अनिश्चित इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसको प्राप्त करने में अधिक समय लगता है, और प्राप्य उद्देश्य को निश्चित इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसे कम समय में प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है, लक्ष्य प्राप्ति में विद्यालय, समाज तथा संपूर्ण राष्ट्र जिम्मेदार होता है, जबकि प्राप्य उद्देश्य प्राप्ति की जिम्मेदारी प्रायः शिक्षक की होती है। लक्ष्य विषय से संबंधित होता है, इसलिए कहा गया है कि विद्यालय, समाज और संपूर्ण राष्ट्र इसके जिम्मेदार होते हैं। और प्राप्य उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव, यह टॉपिक प्रकरण से संबंधित होता है, इसलिए इसकी जिम्मेदारी प्रायः शिक्षक की होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो लक्ष्य होता है इसका क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, और जो प्राप्य उद्देश्य ऑब्जेक्टिव होते हैं इसका क्षेत्र सीमित होता है। लक्ष्य में प्राप्य उद्देश्य समाहित होते हैं, जबकि प्राप्य उद्देश्य लक्ष्य का एक भाग है। मैंने आप सबों को बताया था कि लक्ष्य विषय से संबंधित होता है और प्राप्य उद्देश्य ऑब्जेक्टिव या प्रकरण या टॉपिक से संबंधित होता है। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऑब्जेक्टिव यानी कि प्राप्य उद्देश्य की आवश्यकता होती है। प्राप्य उद्देश्य के द्वारा ही लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है, यानी लक्ष्य में प्राप्य उद्देश्य समाहित होते हैं, जबकि प्राप्य उद्देश्य लक्ष्य का एक भाग है। नेक्स्ट पॉइंट है, लक्ष्य समाज व राष्ट्र की आवश्यकता एवं आकांक्षाओं के अनुसार परिवर्तनशील होते हैं, जबकि प्राप्य उद्देश्य निश्चित होते हैं तथा प्रत्येक प्रकरण के लिए भिन्न भिन्न होते हैं। लक्ष्य का क्षेत्र बड़ा है, यह दीर्घकालीन होता है, ऐसा आप जानते हो, और यह राष्ट्र की आवश्यकता, देश की आवश्यकता, आकांक्षाओं के अनुसार बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। लेकिन जो प्राप्य उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, वो निश्चित होते हैं और प्रत्येक प्रकरण के लिए भिन्न भिन्न होते हैं, प्रत्येक टॉपिक के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ाओगे तो उसका ऑब्जेक्टिव अलग होगा, यदि आप केमिकल रिएक्शन पढ़ाओगे तो उसका ऑब्जेक्टिव अलग होगा। तो प्रकरण के साथ साथ उसके ऑब्जेक्टिव भी बदलते रहते हैं। पिछले स्लाइड में आपने एम, लक्ष्य, ऑब्जेक्टिव, प्राप्य उद्देश्य के बारे जाना। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में क्या अंतर है, इसे जाना। अब आप देखेंगे कि पदार्थ विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य क्या हैं। एम्स ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस, जिसमें पहला पॉइंट है छात्रों में बौद्धिक या मानसिक योग्यताओं का विकास करना। इसे इंटेलेक्चुअल एम भी कहते हैं। पदार्थ विज्ञान शिक्षण के द्वारा, फिजिकल साइंस टीचिंग के द्वारा छात्रों में मेंटल एबिलिटी का विकास करना, यह पदार्थ विज्ञान शिक्षण का लक्ष्य है। दूसरा है दैनिक जीवन में विज्ञान के ज्ञान का उपयोग करने के योग्य बनाना तथा छात्रों को अपने मन और आदत को अनुशासित करने में सहायता देना। यानी कि फिजिकल साइंस टीचिंग ऐसा हो जिससे बालक अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सके, उसका प्रैक्टिकल यूज कर सके, साथ ही उसका जो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिनरी एम भी हो, अच्छी आदत का उसमें विकास हो। फिर तीसरा पॉइंट है छात्रों में विभिन्न नैतिक गुणों एवं मूल्यों का विकास करना। ये मोरल एम कहा जा सकता है। यानी कि फिजिकल साइंस टीचिंग ऐसा हो जिससे छात्रों में नैतिक गुण और मूल्य यानी वैल्यूज़ का विकास हो सके। चौथा पॉइंट है छात्रों में सामाजिक गुणों एवं आदर्शों का विकास करना। फिजिकल साइंस टीचिंग ऐसा हो जिससे छात्रों में सामाजिक गुण और आदर्शों का विकास हो सके। सोशल एम भी इसे हम कह सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि पदार्थ विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य क्या हैं। एम्स ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस। एम्स ऑफ फिजिकल साइंस टीचिंग को आगे बढ़ाते हुए अब हम अगला पॉइंट देखेंगे, अपनी संस्कृति के संरक्षण, प्रगति तथा हस्तांतरण में छात्रों की सहायता करना। यानी कि फिजिकल साइंस टीचिंग ऐसा हो जिसके द्वारा छात्र अपनी संस्कृति का संरक्षण कर सके, कल्चर का कंजर्वेशन कर सके, प्रगति यानी कि प्रोग्रेस कर सके, हस्तांतरण ट्रांसफॉर्मेशन कर सके, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी या आपस में एक दूसरे के संस्कृति को जानना। दूसरा है
छात्रों में सौंदर्यात्मक अनुभूति और कलात्मक मूल्यों का विकास करना। सौंदर्यात्मक अनुभूति यानी कि एस्थेटिक सेंस। ऐसा माना जाता है या लोगों की ऐसी धारणा होती है कि जो विज्ञान है, साइंस है, वह एक नीरस विषय है, बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी कलाएं, जितने भी आर्ट होते हैं, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत कला इत्यादि, इन सबके जड़ में, इन सबके मूल में विज्ञान होता है। तो फिजिकल साइंस टीचिंग ऐसा होना चाहिए जिससे छात्रों में सौंदर्यात्मक अनुभूति, एस्थेटिक सेंस और कलात्मक मूल्य का विकास हो सके। अगला पॉइंट है छात्रों को जीविकोपार्जन हेतु भावी व्यवसाय का चयन करने के लिए तैयार करना। ऐसा माना जाता है कि विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसको पढ़ने के बाद रोजगार के बहुत सारे क्षेत्र खुल जाते हैं। तो फिजिकल साइंस टीचिंग ऐसी होनी चाहिए जिसको करने के बाद जीवन यापन के लिए भावी व्यवसाय का चयन छात्र कर सके। फिर अगला पॉइंट है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, यानी कि साइंटिफिक एटीट्यूड का विकास करना। वैज्ञानिक प्रक्रिया एक जटिल यानी कॉम्प्लेक्स और कई चरणों यानी स्टेप से होकर के गुजरती है। आप ये जानते हो कि यह क्रमबद्ध है, सुव्यवस्थित है और यह कई जटिल और कई चरणों से गुजर करके किसी समस्या का समाधान करती है। तो फिजिकल साइंस टीचिंग को यदि इस तरह से पढ़ाया जाए कि उसमें वैज्ञानिकों की तरह सोचने की क्षमता का विकास हो, तो उससे वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो सकती है। फिर अगला है विज्ञान के अध्ययन से छात्रों में मनोरंजन और अवकाश के समय का सदुपयोग करने की योग्यता का विकास करना, यानी कि फिजिकल साइंस टीचिंग को इस तरह से पढ़ाया जाए जिससे छात्र खाली समय में और मनोरंजन के लिए सदुपयोग कर सके समय का। वह खाली समय को बर्बाद ना करे, बल्कि अपने ज्ञान के आधार पर मनोरंजन और अवकाश के समय का सदुपयोग पूरी तरह से कर सके। तो इस तरह से हमने देखा एम्स ऑफ फिजिकल साइंस टीचिंग। सचमुच में यह वृहत है, व्यापक है और दीर्घकालीन है। हमें इन बिंदुओं से यह स्पष्ट होता प्रतीत होता है। एम्स ऑफ फिजिकल साइंस टीचिंग को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो अगला पॉइंट है वह है छात्रों को विज्ञान से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही प्रगति एवं अनुसंधानों से अवगत कराना। यानी फिजिकल साइंस टीचिंग ऐसा हो जिसको पढ़ने के बाद छात्र विज्ञान से संबंधित इंटरनेशनल लेवल पर जो प्रगति हो रही है, प्रोग्रेस हो रहे हैं, जो खोज हो रहे हैं, अनुसंधान यानी रिसर्च हो रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिल सके। फिर अगला पॉइंट है विज्ञान के ज्ञान का उपयोग अन्य विषयों के अध्ययन में करने की योग्यताओं का विकास करना। इसे हम लोग इंटरडिसिप्लिनरी एम कहते हैं, यानी विज्ञान के ज्ञान का उपयोग अन्य विषय के साथ करना, जैसे फिजिक्स का प्रयोग हिस्ट्री के साथ करना, केमिस्ट्री का प्रयोग ज्योग्राफी के साथ करना। इस तरह से यह समझ सकते हैं कि विज्ञान के ज्ञान का प्रयोग को अन्य विषय के साथ करना, इसे इंटरडिसिप्लिनरी एम कहते हैं। फिर है छात्रों में समस्या समाधान की योग्यताओं को अर्जित करने में सहायता करना, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एम है। यानी कि फिजिकल साइंस टीचिंग ऐसी होनी चाहिए जिससे छात्र प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, समस्या का समाधान कर सके। तो इस तरह से हमने देखा कि एम्स ऑफ फिजिकल साइंस टीचिंग क्या है। मैंने आप लोगों को बताया था और हमेशा कह रही हूँ कि इसका क्षेत्र व्यापक है, दीर्घकालीन है। तो इन सारे लक्ष्यों को देखने के बाद आप लोगों को यह स्पष्ट हो गया होगा कि सचमुच में एम्स ऑफ फिजिकल साइंस टीचिंग व्यापक है, दीर्घकालीन है और इसको प्राप्त करना थोड़ा कठिन सा प्रतीत होता है। तो इस तरह से आज का जो टॉपिक है वह यहीं पर ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आज जो आपको बताया गया एम्स और ऑब्जेक्टिव, उनके बीच का अंतर सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहीं पर मैं ख़त्म करती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।